हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। सो इन द मॉर्निंग लेक्चर बेटा जी आप लोगों ने टॉपिक शुरू किया था अपना पढ़ना बेटा जी। टॉपिक का नाम था यहाँ पे इवोल्यूशन, और आपने उसमें सबसे पहले बातें जानी थी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में कि जो बातें करता है हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड इट्स इवोल्यूशन ऑन द अर्थ। और उससे पहले बातें हमने आपको ये बताई कि एक्चुअली ये यूनिवर्स जब एक्सपेंड हुआ तो उस टाइम पे थ्योरी रखी गई थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसका नाम था बेटा जी बिग बैंग थ्योरी, कि कैसे यूनिवर्स पूरा बन के तैयार हुआ। अर्थ का जो प्लेनेट बना तो उस पर एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट हुआ, पानी कैसे आया, कैसा केमिकल रिएक्शन हुआ था, वो बातें मैंने आपको बताया कि शुरुआत में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई था, हर एक चीज़ यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में थी, और अमोनिया, CH4, वाटर के वेपर्स और CO2 यहाँ गैसेस थी बेटा जी। फिर जब यूवी रेज की प्रेजेंस में आपकी वाटर का ब्रेकडाउन हुआ तो ऑक्सीजन का रिलीज हुआ, बट ऑक्सीजन बड़ी रिएक्टिव थी, ऑक्सीजन का रेडिकल बन रहा था बेटा जी। यहाँ पे फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इन्वायरमेंट कैसा था बेटा जी, रिड्यूसिंग था यहाँ का। उस ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया बेटा जी आपका किसके साथ में, अमोनिया के साथ में और CH4 के साथ में, और इल्ड किया बेटा जी यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस और वाटर के वेपर्स। और इस तरह से बेटा जी बन के तैयार हो गई थी आपकी ओजोन की लेयर। और जब ओजोन की लेयर बनी तो आप लोगों ने ये कहा था टेम्परेचर वहाँ का लोअर डाउन हो गया, और जो भी वाटर के वेपर्स थे बेटा जी वो सब के सब कंडेंस हो गए। पहली एक हैवी रेन हुई जिसकी वजह से हर जगह क्या भर गया बेटा जी, पानी भर गया। ये हमारा ऐसा मानना था कि ये सब कुछ हुआ था हमारे धरती पर। उसके बाद आपकी बातें आई थी यहाँ पे कि एक्चुअली पहली लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो उसको लेके अलग अलग कहानियां दी गई। मैंने आपको 4 कहानियां पढ़ाई है बेटा जी, 4 अलग अलग स्टोरीज बताई है मैंने आपको। पहली जो आपकी थ्योरी थी उसका नाम था बेटा जी स्पेशल क्रिएशन। फिर उसके बाद आई थी बेटा जी आपकी स्पोर थ्योरी या पेंस्पर्मिया की थ्योरी। एक आई थी बेटा जी आपके स्पॉन्टेनियस जनरेशन के नाम से, और आपकी जो कि मोस्ट वैलिड थी जिसको कि माना गया था वो थी बेटा जी यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन। कि शुरुआत में टेम्परेचर हाई था यहाँ का, उस टाइम पे ही केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो गया, और जो फ्री इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने रिएक्ट करके आपस में बनाए बेटा जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बने वो पहले बड़े सिंपल टाइप के बने थे, बाद में बेटा जी क्या हुआ, वो पॉलीमराइजेशन होके कॉम्प्लेक्स बने। उन्होंने आपस में एग्रीगेशन किया, पहली एक प्रोटो सेल बनी, और उसके बाद जब सेल मेम्ब्रेन आ गई तो पहली ट्रू सेल बनी। और धरती बनी थी करीबन आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। उसका एटमॉस्फेयर बन के तैयार हो गया था 500 मिलियन, तो हम कहते हैं करीबन 4.5 मिलियन में बेटा जी आपकी अर्थ पूरी तैयार हो गई फॉर द ओरिजिन ऑफ द लाइफ के लिए। पर पहली प्रोटोसेल बनने में करीबन 1 बिलियन लगा। आप कहते हैं आज से 3 बिलियन अगो पहले बेटा जी यहाँ पे पहली प्रोटोसेल बनी थी, और आज से 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले यहाँ पे बेटा जी पहले ट्रू सेल बनी थी यहाँ पे। ये थ्योरी देने वाले 2 साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेटा जी ऑपरेन एंड हार्डन। ऑपरेन जो जनाब थे बेटा जी रहने वाले थे रशिया के, और बेटा जी हार्डन जो जनाब थे बेटा जी रहने वाले थे यहाँ पे इंग्लैंड के। इन लोगों ने थ्योरी रखी, तो उस थ्योरी का नाम था बेटा जी केमिकल इवोल्यूशन, कि हम यहाँ पे सब के सब इवोल्व हुए हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल। और जब एक बार पहले ट्रू सेल बन गई तो उसी ट्रू सेल ने डिवाइड कर करके फिर डिफरेंट टाइप के सेल्स को बनाया है, और फिर इवोल्यूशन के द्वारा ये पूरी डायवर्सिटी बेटा जी क्रिएट हुई है। यहाँ तक हमने बातें कर ली थी। अब आज के टॉपिक की हम कहाँ से शुरुआत करेंगे। अब जो ऑपरेन और हार्डन ने बेटा जी थ्योरी रखी थी केमिकल इवोल्यूशन की, अब इस थ्योरी को हम सही कैसे माने, तो इसकी हमने बातें की थी कि इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए जो साइंटिस्ट आ गया उसका नाम था एसल मिलर एंड यूरे। यूरे एंड यूरे भी थे, पर मेल हम बोलते हैं यहाँ पे एसल मिलर, तो आप दूसरा नाम भी लिख लेना बेटा जी। एसल मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बेटा जी यहाँ पे इस बात को प्रूव किया था। अब पॉइंट आता है सर ये एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया गया था, तो बेटा जी परफॉर्म किया गया था इन 1953। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, और लैब में उसने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ कैसा था। उसने एक साइड में रखा बेटा जी, यहाँ पे वो हीटिंग कर रहा था। अगर बहुत अच्छा डायग्राम को थोड़ा लेबल करूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पे उसने हीटिंग की, मतलब मैं छोटा सा बना रहा हूँ हीटिंग के लिए, बट ऐसे उसने बड़ा सा यहाँ पे इक्विपमेंट यूज किए बेटा हीटिंग के लिए। तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो वाटर था बेटा जो बड़ा बॉइलिंग वाटर था, उबलता हुआ पानी, और वाटर यहाँ पे वेपराइज होने लग रहा था बेटा जी यहाँ पे। तो मैं कहूँगा यहाँ से वाटर वेपराइज होकर उसके गैसेस फॉर्म में जा रहा था। हमने साथ में यहाँ पे गैसेस यूज की बेटा जी CH4 की और बेटा जी अमोनिया की। आपको यहाँ से पूछ ले कि सर इन गैसेस का रेशियो क्या था, तो आपको ऐसे याद रखना है
CH4 वाटर भी कह सकते हो या फिर हाइड्रोजन कह सकते हो, इसका रेशियो था बेटा जी 2, वाटर ही रखो बेटा जी। और फिर था बेटा जी अमोनिया, और अमोनिया थी बेटा जी गैसेस को बेटा जिसने इस रेशियो में लिया था। रेशियो क्या था, मीथेन का बेटा जी 2 था, वाटर का 2 था, यहाँ पे अमोनिया का रेशियो था बेटा जी 1। इस रेशियो में उसने ये तीनों गैसेस को पास किया। अब आपको सिर्फ पानी में कहूँगा, वाटर बेटा जब बॉयल होकर वो आपका वेपर की फॉर्म में गैसेस स्टेट में, ये तीनों गैसेस को यहाँ पे चैम्बर में लेके आए। अब इस चैम्बर के अंदर क्या हो रहा था, इस चैम्बर बेटा जिसने इलेक्ट्रोड्स को लगाया और वो इलेक्ट्रोड की बेटा स्पार्किंग करवा, उसने यहाँ पे स्पार्क का डिस्चार्ज किया। अब जरा सोचिएगा, ये गैसेस जो है बेटा जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ तो ये आयोनाइज हो रही होंगी, और आयोनाइज होगी तो मैं कहूँगा ये हाईली रिएक्टिव हो जाएंगी बेटा जी। और इन गैसेस में बेटा जी यहाँ पे ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और ड्यू टू द आयोनाइजेशन ये क्या होगी बेटा जी आपस में रिएक्ट करती है, और जब रिएक्ट करती है तो बेटा जी यहाँ पे इनके अंदर केमिकल इवोल्यूशन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। क्या बनेगा बातें बाद में होंगी। फिर हमने बेटा जी उन गैसेस को पास किया, उस मिक्सचर को पास किया बेटा जी इस कंडेंसर से। कंडेंसर के अंदर हम चीजों को कंडेंस कर फिर वापस से उस वाटर के वेपर को जो कि गैसियस स्टेट में था उसे लिक्विड के अंदर लाया बेटा जी यहाँ पे। तो हमने क्या गैस कंडेंसर कर दिया, एक साइड से पानी को पास कर रहे हैं, पानी की वजह से बेटा जी यहाँ पे जब कंडेंसर आपका कूल डाउन करेगा तो ये पानी बॉयल हो जाएगा, तो हम एक साइड से पानी को बाहर निकाल ले। तो मैं कहूँगी ये मैंने कंडेंसर का डायग्राम बना रखा, एक साइड से पानी को इनके, एक साइड से पानी को निकाला हमने गर्म पानी को, ये कंडेंसर का सेटअप है बेटा। जब इस कंडेंसर से ये गैसेस गई तो ये गैसेस क्या हो गई बेटा जी, कंडेंस हो गई, लिक्विफाई हो गई। तो मैं कहूँगा बेटा जी यहाँ से अभी पानी आ रहा है बेटा जी, और हमने जब इस वाटर को यहाँ से आइसोलेट करके देखा तो अदिति गुड़िया क्या देखा हमने कि इस वाटर के अंदर बेटा जी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बैठे हुए। आप कहोगे सर क्या बैठे थे इसमें, तो मैं कहूँगा बेटा जी इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बैठा था अमीनो एसिड, बैठे हुए थे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स, फैटी एसिड, ऐसे डिफरेंट बेटा जी ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जी हमें मिले इस वाटर से। अब सोचो प्रियांशु जी, सोचने की बात क्या है, मैं यहाँ पे वाटर को पास कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक ले रहा हूँ CH4 और बेटा जी अमोनिया को, ये मैं उनका रेशियो ले रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग की वजह से उनके अंदर आयोनाइजेशन होने की वजह से बेटा जी उनकी रिएक्टिविटी बढ़ी, और उनमें जब रिएक्शन हुआ तो ऐसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव करके दिखा दिया एसएल मिलर साहब ने इस एक्सपेरिमेंटल के सेटअप में। उन्होंने ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट अपना टेम्परेचर मेंटेन किया था अप्रोक्स 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस का उसने टेम्परेचर मेंटेन किया था। अब एक वर्ड को सुनो, मैंने आपको लाइन बोली थी व्हाट आर द कंडीशन ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ द लाइफ, ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ पे यहाँ पे क्या कंडीशन थी जिन्होंने फेवर किया। तो वो कंडीशन बता रहा हूं बेटा जी यहाँ पे टेम्परेचर हाई अप्रोक्स 800 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था बेटा जी। पहला वर्ड यहाँ पे वोल्केनिक स्टॉर्मा थी। अब सोचो मेरे भाई, टेम्परेचर अगर हाई था तो हर एक चीज यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में थी, अर्थ का जो सरफेस था बेटा जी वो मोल्टन फॉर्म में था। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे वोल्केनिक स्टॉर्मा थे, वोल्केनिक इरप्शंस होने लग रहे थे बेटा जी। यहाँ पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट था। अब आप कहोगे सर फिर CO2 तो है और वाटर तो है, मैं कहूंगा बेटा मेरा यह मतलब है कहने का फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन बेटा जी एब्सेंट था। एंड सेकंड लास्ट इलेक्ट्रिकल बेटा जी यहाँ पे स्पार्किंग हो रही थी। मैंने यही देखो कंडीशन यहाँ पे मेंटेन करवाई, मैंने ऑक्सीजन को बेटा जी एब्सेंट रखा है, वोल्केनिक स्टॉर्म नहीं है बेटा जी यहाँ पे, टेम्परेचर इसका भी क्या रखा है बेटा जी अप टू द 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रखा गया बेटा जी यहाँ पे, और इलेक्ट्रिकल बेटा जी स्पार्किंग की गई, जिसकी वजह से बेटा जी क्या हुआ, हमने जब इस सेटअप को रखा यहाँ पे कुछ दिन के लिए, तब हमने देखा यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीज बनी।
और यही ऑर्गेनिक में फिर बाद में पॉलीमराइजेशन होगा तो ये बनेंगे कॉम्प्लेक्स, और उनके एग्रीगेशन से ही तो हमारी सेल की कंपोजिशन बनके तैयार होती है। तो जो ऑपरेन हार्डन ने जो थ्योरी रखी थी केमिकल एवोल्यूशन को, उसको फेवर करने के लिए आगे जनाब वो कौन थे बेटा जी, यहाँ पे एस.एल. मिलर थे, जिन्होंने 1953 में एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर दिया कि ये बात जो कही गई है एकदम सरासर सही है। तो आज हम अगर मानते हैं कि हमका ओरिजिन कैसे हुआ है, इस धरती पे हम कैसे पैदा हुए, तो आप यही बोलते हैं we all are made up of the inorganic mixture and we evolved or with the first cell formed by the process of the chemical evolution or the chemical reaction, and whenever the first cell get formed, फिर उसके बाद बेटा जी अगली कहानी जो आती है वो है बायोजेनेसिस की, मतलब इस सेल अराइज फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल, फर्स्ट है बायोजेनेसिस देन बायोजेनेसिस एवर। मैं लिख देता हूँ स्लाइड को बेटा जी। First abiogenesis, then बायोजेनेसिस एवर। क्या मतलब इस बात का, ऋषिता गुड़िया क्या मतलब इस बात का? हमारी जो पहली लाइफ बनी वो नॉन लिविंग से बनी, तो मैंने कहा फर्स्ट ए बायोजेनेसिस, मतलब वी ऑल फॉर्म फ्रॉम द नॉन लिविंग मेटेरियल, इनऑर्गेनिक मेटेरियल से बने बेटा, तो मैंने बोला ए बायोजेनेसिस। बट जब पहली बार एक सेल इवॉल्व हो गई तो फिर बेटा जिस सेल ने ही सेल को पैदा किया है, तो मैं कहूँगा फिर बायोजेनेसिस एवर, फिर एक सेल ने ही सेल को पैदा किया। ये था बेटा जी आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, आपको डायग्राम बनाना है बेटा जी यहाँ पे, और इसको आपको समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये एस.एल. मिलर के एक्सपेरिमेंट का सेटअप है बेटा। तो हमारा पहला जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द लाइफ का वो खत्म होता है। आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ना बेटा, जो आपको ओपन हार्डन के बारे में थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर कर रखी है आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी में, जो कि आपको पढ़नी है बेटा। अब आता है कि सर इवोल्यूशन हुआ और हम इवोल्यूशन के थ्रू ये डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हुई है, इस बात को हम कैसे मान लें? तो मैं कहूँगा इस बात को मानने के लिए हम एक ही बात आपसे कहेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस की बात करेंगे आपके साथ में। डिफरेंट ऐसे एविडेंसेस, ऐसे सबूत है हमारे पास में जो प्रूव करते हैं कि यस हम सब पहले एक ही थे और हम एक किसी कॉमन एंसेस्टर से ही बेटा जी बन के यहाँ पे अलग अलग साइड में हम डाइवर्ट हुए हैं और ये अलग अलग बायोडाइवर्सिटी बनी है। बट वो एविडेंसेस क्या है, तो उन एविडेंसेस के आपके साथ बेटा जी अभी बातें करूँगा। तो पहला टॉपिक आता है बेटा जी यहाँ पे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्या वो ऐसे सबूत है जो ये प्रूव करेंगे कि यस यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है? वो ऐसे क्या क्या ऐसे एविडेंसेस, मैं कहूँगा एविडेंसेस की लिस्ट बनाते हैं बेटा जी यहाँ पे। पहला जो एविडेंस है उसका बेटा हम नाम रखते हैं यहाँ पे होमोलॉगस ऑर्डर। इसी के अंदर में एक वर्ड आपको समझाऊंगा कि थ्रू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। चलिए समझते हैं वर्ड को, कैसे समझते हैं। सपोज कीजिएगा ये बेटा जी एंसेस्टर ऑफ द स्पीसीज है। दोनों बेटा ये एक जगह रहते हैं, यहाँ पे आराम से फूड अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। अब जब ये यहाँ पे अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे, न्यूमन्स पैदा हो रहे होंगे, यहाँ पे ये प्रॉपरली ग्रो कर रहा होगा और ये यहाँ पे फूड को कंज्यूम कर रहे होंगे, इस स्पेस को ये रह रहे होंगे यहाँ पे। विद द टाइम क्या हुआ होगा, धीरे धीरे यहाँ पे जो अवेलेबल फूड है वो कम होता गया होगा, पॉपुलेशन बढ़ती गई होगी, तो इन लोगों में यहाँ पे स्ट्रगल बढ़ गया होगा। तो क्या किया ये लोग बेटा जी माइग्रेट यहाँ से करने लगे अलग अलग एरिया में। इनमें से कुछ लोग माइग्रेट करके यहाँ चले गए, कुछ लोग माइग्रेट करके यहाँ चले गए। हम ऐसे समझ रहे हैं इस बात को वैसे बेटा जी। आप अपने टॉपिक के अंदर आएंगे इस कहानी को समझने के बाद। ऐसे रोनित यहाँ से इस एंसेस्टर से यहाँ से जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है बेटा जी वो अलग अलग साइड में माइग्रेट हो गए।
अब इसी तरह हो गया, वो अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस पे चले गए, वो अलग अलग हैबिटेट पे चले गए, वो अलग अलग जगह जाके रहने लगे, बट वो सब के सब आए एक ही जगह से थे। तो उन सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो एक जैसा था, उनकी बॉडी की जो मॉर्फोलॉजी थी वो एक जैसी थी, वो सारे एक जैसे दिखने में थे बेटा जी यहाँ पे। बट जब यही एक एंसेस्टर स्पीसीज, यही बेटा जी एंसेस्टर स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं बेटा जी, वो माइग्रेट करके अलग अलग जगह चले गए, तो यहाँ पे जाके वो अपने आप को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अडप्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो यहाँ जाके अपने आप को अडप्ट करेंगे तो विद दैट टाइम उनमें बदलाव आना शुरू होगा, और ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अडप्ट हो जाएगा, ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेगा, ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेगा, और ये अपने आप को ढालेगा, और वो चीजें जेनेटिकली उनमें फिक्स हो जाएगी। तो विद द टाइम हमें दिखाई देगा ये सब बेटा जी अलग अलग हो गए, बट इनके आज हमें स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई देंगे, बट कहीं ना कहीं उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फॉर्मेशन है, वो सब तो एक ही जगह से आए हैं ना। तो मैं कहूंगा पहले इस इवोल्यूशन को समझ के देखो, एक ही पॉइंट अलग अलग साइड में डाइवर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई हमने ऐसे टाइप के इवोल्यूशन को बोला बेटा जी यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगला मैंने वर्ड बोला, इनके अंदर अब जो ऑर्गन्स होंगे वो दिखने में अलग अलग होंगे, फंक्शन वो अलग अलग कर सकते हैं, बट उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो एक होगा बेटा जी। बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा वो एक होगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जी, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको। मैंने कहा विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड 4 limbs ऑफ ह्यूमन। मैंने ये एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल की गंभीरता को समझते हैं। भाई विंग्स हैं जो बर्ड के, वो उड़ने में हेल्प करते हैं, वो दिखने में अलग है। हमारे जो 4 limbs है, हाथ जो है तन में हमारे जो हाथ है, नमन हमारे जो हाथ है वो दिखने में अलग है, ये उड़ने में हेल्प नहीं कर रहे हैं। बट जब आप बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो इनके विंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर भी वैसा ही है जैसे कि हमारे हाथ का स्ट्रक्चर है। हमरस बोन है, अल्ना, रेडियस, यही मेटाकार्पल, कार्पल, फ्लेंजिज, जिन हड्डियों से मेरा हाथ बना है वैसी ही हड्डियों है बेटा जी प्रेजेंट है इस विंग्स में बेटा जी। दोनों का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है, सेम है, बट आज दोनों दिखने में कैसे हैं, अलग अलग है। दोनों का फंक्शन कैसा है, अलग अलग है। अब एक पॉइंट को समझ के बताओ मुझे, दोनों अलग अलग हैं, दोनों दिखने में अलग अलग है, दोनों फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, पर दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम कैसे हो सकता है, जब कभी ना कभी इन दोनों का एंसेस्टर, इन दोनों का पूर्वज क्या रहा हो बेटा जी, एक ही रहा हो। मेरे वर्ड को सुनिएगा, ये तभी कॉमन हो सकती है इन दोनों के स्ट्रक्चर जब इन दोनों का पूर्वज, इन दोनों का एंसेस्टर कभी ना कभी क्या रहा हो बेटा जी, एक रहा हो। तो मैं कहूंगा ये इस टाइप के जो ऑर्गन दैट लुक डिफरेंट, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसे जो ग्रुप ऑफ द ऑर्गन होते हैं बेटा जी वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे, होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन फॉर्म होते हैं ड्यू टू द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और ये इंडिकेट करते हैं कॉमन एंसेस्टर को। 3 वर्ड बोल दिए मैंने यहाँ पे, लिख देते हैं उनके बारे में। ये पहला एग्जांपल आपने लिख लिया होगा बेटा, मैं इसको हटा रहा हूं बेटा। ऑर्गन्स इन डिफरेंट स्पीसीज that look different perform different function but have same बेसिक स्ट्रक्चर। आप और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है बेटा जी फंक्शन। तो फंक्शन के लिए मैं कहूंगा हैव द डिफरेंट फिजियोलॉजी, ये वर्ड भी यूज कर सकती हो। डिफरेंट दिखने में अलग है तो मैं कहूंगा डिफरेंट मॉर्फोलॉजी,
मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर सकता हूँ एक अच्छा सा, एंड मैंने कहा सेम बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब मैं बातें कर रहा हूं बेटा जी यहाँ पे एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो अगर आ जाए एक ऑर्गन्स दैट हैव डिफरेंट फिजियोलॉजी, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी बट सेम एनाटॉमी, ये वर्ड यूज हो जाए तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है बेटा जी यहाँ पे, होमोलॉगस ऑर्गन की बात कर रहे हैं। एग्जांपल्स की बात की आपने, मैं इसे कहूंगा ये कैसे बनते हैं, फॉर्म ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगला मैंने बोला बेटा जी सो कॉमन एंसेस्ट्री, ये बताते हैं कि हमारे कॉमन एंसेस्टर थे, ये बात इससे पता लगती है। अब आते हैं एग्जाम्पल। आपने पहला कहा बेटा जी विंग्स ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्स ऑफ, मैं आपसे कहूं ह्यूमन, और अच्छा कह सकते हो फोर लिम्स ऑफ द व्हेल, फोर लिम्स ऑफ द बैट, फोर लिम्स ऑफ द चीता। चीता भगने का काम करता है, उसके अलग है, काम अलग कर रहे हैं वो, हमारे हाथ अलग हैं बट है तो सेम ना स्ट्रक्चर में, तो ये सब बातें कर सकते हो। अगला बेटा जी बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल है बेटा जी यहाँ पे टेंट्रिल ऑफ कुकरबिटा एंड throne of Bougainvillea। Bougainvillea सुनिएगा, ट्रेंडिल जो ऊपर चढ़ने में हेल्प करवाते हैं, थ्रॉन कांटे, इसमें बेटा जी यहाँ पे बाउगनवेलिया। आप ये कहते हो सर ये प्लांट है, ये सर उसका एक्सिल है, ये उसकी स्टेम निकली साइड से, कोई ब्रांच निकली, यहाँ पे सर एक बर्ड है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी बर्ड, जो आगे सर या तो मॉडिफाइड होकर यहाँ पे फ्लावर आ सकता है, या सर यहाँ पे कोई लीव्स आ सकते हैं, कुछ भी चीज इस ऑक्सिलरी बर्ड से यहाँ पे जनरेट हो सकती है। ठीक बात है, मैं कहूंगा भाई इस ऑक्सिलरी बर्ड का हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, क्या बेटा जिसकी मॉडिफिकेशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कि उसे जैसी कंडीशन मिली उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेते, तो उसमें दो मॉडिफिकेशन भी दिखाई देते हैं बेटा जी। इन द केस ऑफ द कुकरबिटा वो ट्रेंडिल में बदल गई और वो ऊपर चढ़ने में उसकी हेल्प कर रही। इन द केस ऑफ द बाउगनवेलिया वो थ्रोन में कन्वर्ट हो गई और उसे प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द हर्बीवोरी, उसे प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द हर्बीवोरी। तो समझिएगा दिखने में अलग अलग है, फंक्शन भी अलग अलग है, बट रौनक दोनों है तो क्या बेटा जी मॉडिफाइड ऑक्सिलरी बर्ड है ना। नमन, बिरजेश, भावेश, दिखने में अलग अलग हैं, फंक्शन अलग अलग हैं, मनीषा गुड़िया, बट है तो क्या दोनों ऑक्सिलरी बर्ड ही है ना। मतलब हमें ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर क्या थे, सेम थे, बट कंडीशंस इन्हें अलग अलग मिली तो ये इवोल्व अलग अलग डायरेक्शन में हो गए, बट बेसिक स्ट्रक्चर इनका कैसा है, सेम है। ये कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बताता है, समझ रहे हैं आप। मैं और कह सकता हूं बेटा जी ब्रेन एंड हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, किसी का 2 चैम्बर है, किसी का 3 चैम्बर है, कोई यहाँ पे ओनली इम्प्योर ब्लड को पंप करता है, कोई यहाँ पे इम्प्योर प्योर को मिक्स फॉर्म में ब्लड को पंप करता है, कोई बेटा जी यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेटिव ब्लड को दोनों को मिक्स फॉर्म ना करके अलग अलग करके पंप कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर, किसी में सेप्टा है अंदर, किसी में 4 चैम्बर है, किसी में 3 चैम्बर है, अलग अलग कहानियां हैं। बट
बने सब कार्डिक मसल से हैं, बेसिक स्ट्रक्चर सबका कैसा है, सेम है। पॉइंट समझ लेना बेटा जी। ये बातें हैं अबाउट द फर्स्ट एविडेंस दैट इज नोन एज होमोलोगस ऑर्गन। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं मेरे बेटा, क्योंकि पेपर में एग्जांपल्स बड़े जबरदस्त आते हैं बेटा। ये था पहला टॉपिक एविडेंस का। अब मैं आता हूं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है बेटा जी यहां पे एनालोगस ऑर्गन। जस्ट उससे अलग कहानी को कुछ इस तरह समझिएगा। सर ये अलग अलग ग्रुप ऑफ द स्पीसीज है, सर ये अलग अलग एंसेस्टर स्टॉक है, ये अलग अलग स्पीसीज है, बट सर इनके लोग माइग्रेट करके किसी एक ही जगह पे रहने आ गए। भाई एक एरिया में एक ही तो स्पीसीज नहीं है, अलग अलग स्पीसीज एरिया में आके रहने लगी। अब मैं कहूंगा तो कि इनके एंसेस्टर अलग अलग है, तो मैं कहूंगा इनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सबका अलग अलग है, बट सब आके रहने एक ही जगह लगे। तो उनमें इवोल्यूशन भी तो कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो मैं कहूंगा भाई ऐसा हो रहा है यहाँ पे, कैसा हो रहा है यहाँ पे, ये दिखने में एक जैसे हैं, फंक्शन परफॉर्म भी एक जैसा कर रहे हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है बेटा जी इनका, अलग अलग। चलिए ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लुक सेम। और मैंने लुक की बात कर ली, मतलब मैं बातें कर ली बेटा जी मॉर्फोलॉजी। परफॉर्म सेम फंक्शन, उनके वर्किंग की बात कर ली, मतलब हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। बट हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब मैं बात कर रहा हूं बेटा जी एनाटॉमी, वो अलग अलग है। ये इंडिकेट करता है डिफरेंट एंसेस्ट्री को, कि भाई अलग अलग हैं, ये एक होते तो सबका बेसिक भी मैच करता। ये टाइप की इवोल्यूशन को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फॉर्म ड्यू टू convergent evolution. So different ancestry. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई तितली उड़ रही है जो कि एक्चुअली एक इंसेक्टा ग्रुप में आती है, एक बेटा जी बर्ड्स उड़ रहा है जो कि वर्टिब्रेट में आता है। दोनों के विंग्स है, नमन दोनों के विंग्स है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, दोनों उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, बट अंदर का स्ट्रक्चर देखो, ये मॉडिफाइड फोर लिम्स हैं और वो इंटुगमेंटी बेटा जी खिंच गई। इंटुगमेंटी खिंचे गए सुमित, उनकी खाल जो है, उनकी स्किन जो है यही खिंची हुई है, वर्षा यही खिंची हुई है उनकी बेटा जी। तो दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, अलग अलग है बेटा। अगला बेटा जी स्वीट पोटैटो, शकरकंदी एंड पोटैटो। शकरकंदी और आलू दिखने में एक जैसे, दोनों की ट्यूबरस ग्रोथ है, बट स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट।
ये किसका मॉडिफिकेशन है प्रियांशु? यहाँ पे रूट का मॉडिफिकेशन है बेटा जी, एंड पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। दोनों बेटा अलग अलग हैं दिखने में, नहीं सॉरी, दिखने में एक जैसे और फंक्शन भी वो स्टोरेज ऑफ द फूड का कर रहे हैं, बट दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक रूट है तो क्या है बेटा जी? स्टेम है। स्ट्रक्चर समझो। मैं कहूंगा बेटा जी आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल। इन एग्जांपल्स में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। देखो सेम वर्ड यूज हो रहे हैं, विंग्स विंग्स मतलब सेम वर्ड है, आईज आईज, दिखने में एक है, नाम भी एक रख रहे हैं, बट भैया जी बेसिक एक नहीं है। एक कंपाउंड आई है, वो सिंपल आई है, दोनों का स्ट्रक्चर ही अलग अलग है बेटा अंदर से। आप कह सकते हो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। डॉल्फिन कर इनके फ्लिपर्स देखोगे, दिखने में आपके जैसे दिखाई दे रहे, नाम एक जैसा है, फंक्शन एक जैसे हो रहे, बट अंदर से स्ट्रक्चर अलग अलग है बेटा। दैट्स द पॉइंट जो आपको समझ नहीं है। एग्जांपल आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन एग्जांपल्स पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे बेटा। ये था बेटा सेकंड एविडेंस, ये प्रूव करता है कि यस डिफरेंट एंसेस्टर है, डिफरेंट स्पीसीज है, बट क्योंकि उन्हें रहने के लिए एक जैसी कंडीशन मिली तो वो एक ही सेरे बेटा जी इवॉल्व हो गई, टेक्स्ट वही ऐसे ऑर्गन्स बन के तैयार हुए। अब आता है तीसरा सबसे जबरदस्त बेटा जी एविडेंस, और वो क्या कहता है? वेस्टिजियल। हमारी बॉडी में ऐसे 90 ऑर्गन ऐसे हैं, ऐसे 90 स्ट्रक्चर है बेटा जी, 90 ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है, बट वो नॉन फंक्शनल है, बट वो हमारे एंसेस्टर के अंदर फंक्शनल। पॉइंट आता है जब वो मेरी बॉडी में किसी काम के ही नहीं है, तो वो प्रेजेंट क्यों है मेरी बॉडी में? कहानी को समझो, वो मेरी बॉडी में प्रेजेंट है, बट वो किसी काम के नहीं है, मेरे लिए कोई काम नहीं है उनका। फिर प्रियांशु जो मेरे किसी काम के ही नहीं है, तो बॉडी में क्यों है? क्योंकि मैं जिनसे इवॉल्व हुआ हूं ना, वो उनके अंदर फंक्शनल थे, बट बदलाव आता गया और वो नॉन फंक्शनल हो गए, बट वो रिड्यूस हो गए, मतलब आज वो स्ट्रक्चर में रिड्यूस हो गए, वो नॉन फंक्शनल हो गए, बट स्टिल वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हुए, वो आज भी प्रेजेंट है। वेस्टिजियल ऑर्गन होने कहते हैं, जैसे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे पास प्रेजेंट है, बट वो सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि हम नहीं करते डाइजेस्ट, हमारे अंदर प्रेजेंट तो है ना। विजडम टीथ, थर्ड मोलर, विजडम टीथ लास्ट जो अपनी मोलर है, थर्ड मोलर, वो प्रेजेंट है, बट हमारे किसी काम की नहीं। इवन आपने सुना होगा कुछ लोगों में आती ही नहीं है, कुछ में बहुत लेट आती है, तो यस वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो कर्सिंग में हेल्प करती है, बट हमारे बाकी मोलर से काम चल जाता है, उसके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेल के अंदर निप्पल, फीमेल के अंदर समझ में आते हैं है मेमरी ग्लैंड, वो अपने बच्चे को दूध पिलाने में काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो निप्पल, उसमें एक सकिंग और स्ट्रक्चर जिसके थ्रू बच्चा सक करके बेटा जी यहाँ पे मिल्क को इंजेक्ट, मिल्क को लेने का काम करता है मदर से। बट व्हाट अबाउट मेल? मेल में क्यों प्रेजेंट है वो? कोक्सीटेल, कोक्सी एक टेल होती है हमारे, जो वर्टिब्रे होती है, उसमें जो लास्ट बेटा जी बोन्स है उनका बोलते हैं कोक्सियल बोन, वो हमारे पास प्रेजेंट है, बट किसी काम की नहीं है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये जो यहाँ मेम्ब्रेन है बेटा जी, आपने यहाँ पे देखा होगा, आपके यहाँ पे एक मास सा रहता है, एक मास सा टिश्यू है बेटा जी, जो फिश वगैरह बेटा जी पूरी की पूरी आइस को कवर कर लेता है, तो उनके अंदर वो फंक्शनल होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, बट हमारे पास वो कैसा है बेटा जी? नॉन फंक्शनल है। क्यों है? वो ये इंडिकेट करता है कि हमारे एंसेस्टर में वो क्या था, उसकी रिक्वायरमेंट थी बेटा जी, और वो वहाँ काम कर रहा था, बट हमारे पास वो है, बट हाईली रिड्यूस फॉर्म में। तो मैं लाइन क्या बोलूं बेटा जी? organ that are highly reduced and non-functional in present generation but
फंक्शनल इन एंसिस्टर। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। विजडम टीथ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन, nipples in man, coaxial tail, coaxial bone, coaxial या tail bone या coaxial bone, these all are the example of the vestigial organ जो हमारे पास है बट किसी काम के नहीं है। चलिए थर्ड एविडेंस भी खत्म होता है। अगला एविडेंस क्या कहता है? अगले एविडेंस का पढ़ाते हैं बेटा, वो है बायोकेमिकल सिमिलरिटी। क्या है ये बायोकेमिकल सिमिलरिटी? अगर हम अपनी सेल में जीन के एक्सप्रेशन को समझे, कैसे हमारी सेल में एक एक्टिविटी होती है, तो आप कुछ ऐसा कहते हो जीन्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मैंने पहला वर्ड बोला जीन एक्सप्रेशन को मैं समझता हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी अपनी जीन को एक्सप्रेस करता है तो कैसे करता है। मैं कहूँगा चाहे किसी चीज की बात कर लो, वो करता कैसे है, उसके जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और बनाते हैं बेटा जी आरएनए, और आरएनए हेल्प करता है बेटा जी प्रोटीन फॉर्मेशन। इसी तरीके से एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है सब ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो गधा हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, इंसान हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे कोई भी हो, सब में ऐसे ही करता है। इवन मैं कहूंगा बेटा जी, अगर आप कहते हो हमारे अंदर सर मेटाबॉलिज्म होता है, मैं कहूंगा भाई जो भी लिविंग है उन सब में मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं बेटा जी एंजाइम। एंड चाहे कोई भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हो बेटा जी, उसके एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स किसके बने हैं? प्रोटीन्स के बने। एक तो एंजाइम है जो आरएनए के बने, उनके बारे में करेंगे, जनरली बात कर रहे हैं। तो जो भी दुनिया में एंजाइम है जो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स में है, वो सब के सब बेटा जी प्रोटीन से बने। और ये एंजाइम जो कि एक बायोकैटलिस्ट है, यही मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। चाहे वो दुनिया में कोई भी यहाँ पे इंडिविजुअल क्यों ना हो, कोई भी वो यहाँ पे स्पीसीज क्यों ना हो, कोई भी यहाँ पे वो चाहे ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, सबके अंदर ये जो बायोकेमिकल जो रिएक्शन चलते हैं उनमें कॉमन हमें सिमिलरिटी दिखाई देती है बेटा। इनसे पता लगता है हम कभी ना कभी सब एक थे, जभी तो हमारे अंदर जो सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, जीन एक्सप्रेस करता है, वो सबका एक जैसे तरीके से करता है। ये चीज हमें समझ में आती है, ये एविडेंस के तौर पे हमें समझ में आता है कि यस, ये प्रूफ देते हैं हमें इस बात। आपको एक और बताते हैं, उसमें दो आपको छोटे छोटे साइंटिस्टों के नाम भी बताएंगे आपको। पांचवा आता है बेटा जी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अगर आप एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को मतलब ग्रो करता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैसे जायगोट डेवलप करता है, हम उसको पढ़ के देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। देखिएगा उसमें क्या समझ में आता है। अच्छा, यहाँ में कुछ साइंटिस्ट के नाम बता दूं। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है बेटा ए वॉन बेयर। इन जनाब ने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम था बेटा जी रिकैपिटुलेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब भी कोई एम्ब्रियो डेवलप होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियो
डेवलपमेंट फर्स्ट जनरल कैरेक्टर फॉर्म, कैरेक्टर डेवलप, then later on then स्पेशल कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हम वर्टिब्रेट हैं, हम कोडेट्स हैं, हमारे अंदर बेटा जी कहीं भी नोटोकॉर्ड नहीं होती, बट जब एक बच्चा माँ के पेट में डेवलप होता है तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या आता है बेटा जी, हमारा आता है बेटा जी नोटोकॉर्ड, जो ये प्रूव करता है कि हम कोडेट है। और फिर नोटोकॉर्ड रिप्लेस होके क्या बनती है, वर्टिब्रेट कॉलम बनती है, बट पहला कैरेक्टर क्या है हमारे अंदर, नोटोकॉर्ड आया। फेरेंजियल गिल स्लिट आते हैं हमारे अंदर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो ये प्रूव करते हैं कि हम भी कोडेट्स हैं, हम भी कभी फिश से हैं, क्योंकि आज हमारे पास यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट नहीं है, फेरेंजियल गिल स्लिट आज हमारे पास नहीं है यहाँ पे केशिका, बट जब हम बच्चे थे माँ के पेट में डेवलप हो रहे थे, उस टाइम पे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमें नोटोकॉर्ड भी आई थी, जो रिप्लेस होकर वर्टिब्रेट कॉलम हो गई, और फेरेंजियल गिल स्लिट भी आए थे जो बाद में वहां से एलिमिनेट हो गई। ये हमारे कैरेक्टर हैं जो जर्नल हैं, जो मेरे फाइलम के कैरेक्टर हैं, कि मैं कॉर्डेट हूं, ये मेरे फाइलम के कैरेक्टर हैं, ये मेरे फाइलम के कैरेक्टर हैं कि मैं कॉर्डेट हूं, वो पहले वही डेवलप हो रहे हैं। बाद में जो मैमल के कैरेक्टर हैं, स्किन के ऊपर हेयर का आना या जो बाकी स्पेशल कैरेक्टर हैं, वो तो बहुत बाद में आते हैं। फिर जो मेरी मॉर्फोलॉजी डिसाइड होती है वो सबसे लास्ट में मैं कहूँगा स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, और पहले उसके जनरल कैरेक्टर आते हैं। ये बात कही गई थी किसके द्वारा, वॉन बेयर ने उस थ्योरी का नाम कर रखा उन्होंने रिकैपिटुलेशन थ्योरी। कहा गया कि जब भी अगर हम किसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट देखते तो जो जाइगोट होता है, जो बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये डिवाइड करता है और बनाता है मास ऑफ द सेल, जिसका नाम होता है बेटा जी ब्लास्टुला। सॉरी, उससे पहले बनाते मास ऑफ द सेल मोरुला। पढ़ाए हैं मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बेटा जी। और मोरुला के अंदर बेटा जी जब डिफरेंशिएशन होता है, बीच में केविटी बन जाती है, तो स्ट्रक्चर बनता है बेटा जी ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के अंदर बेटा जब लेयर बनना शुरू हो जाती है, तब कहते हो लास्ट स्ट्रक्चर बनता है, वो बनता है बेटा जी गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला के अंदर आप कहते हो सर दो तरह की बात होती है, या तो दो जर्म लेयर बनती है, या सिर्फ वहां पे 3 जर्म लेयर बनती है। सर या तो एनिमल कैसा है, डिप्लोप्लास्टिक है, या फिर सर कैसा है, ट्रिप्लोप्लास्टिक। ऐसे ही तो है एनिमल सारे। देखो सिमिलरिटी है हमारे डेवलपमेंट। ये मैं बोलेंगे इंसजाप के द्वारा एक कहानी हो रहा है, ऑन्टोजेनिक रिपीट फाइलोजेनिक। इसी कहानी में थोड़ा सा उन्होंने एक नई लाइन दे दी, वो ला था बेटा जी यहाँ पे बायोजेनेटिक ला। और ये लॉ दिया गया था भाई किसके द्वारा, अर्नस्ट हैक्टल जी ने ये ला दिया था। इस ला ने क्या कहा, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। ये लाइन बेटा याद रखना, पेपर में आने की पूरी संभावना है। ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। पॉइंट आते सर ऑन्टोजेनी का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा बेटा जी लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी क्या है, आप कहोगे बेटा जी evolutionary history of an organism।
एक्चुअली ये वही ऊपर वाली लाइन है, बस उस लाइन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। दैट्स वाई ये वर्ड मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ कि भाई जब हम माँ के पेट में डेवलपमेंट हमारा शुरू होता है तो हम जायगोट बनने से लेकर जब तक मैं मरूंगा, जब मेरी जो पूरी हिस्ट्री है रहेगी लाइफ की, उसमें मैं वो सारे स्ट्रक्चर शो करूंगा जो ये प्रूव करेंगे कि मेरा इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जो मैंने आपको अभी बताया कि जब हम डेवलप हो रहे होते हैं माँ के पेट में तो हमारे अंदर नोटोकॉड भी आता है, फेरेंजियल ग्लिसरीड भी आता है। ये बता तो रहे कि हम कोडेट है, और उसका आप अगर एम्ब्रियो स्टडी करोगे ना, एक फिश का, एक बेटा जी रेप्टाइल का, एक एम्फीबियन का, एक ह्यूमन का, अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा सबका डेवलपमेंट एक जैसा है, सबका डेवलपमेंट एक जैसा है। ग्रेजुअली चेंज आते हैं और लास्ट में जाके बेटा स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, जब जाके हमारे एम्ब्रियो अलग अलग बनते हैं, बट काफी हद तक ये आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं। तो हमने कहा भाई हमारी जो लाइफ हिस्ट्री है वो हमारे पूरे फाइलम के एवोल्यूशन को शो करेगी। ये लाइन बड़ी गंभीर है, इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि लाइन किसने कही थी। तो लाइन कहने वाले कौन थे बेटा? अर्नेस्ट हैकेल थे। और इसको किस लॉ के नाम से जाना जाता है बेटा जी? बायोजेनेटिक लॉ के नाम से जाना जाता है। तो आपको इस लॉ को याद रखना है। मैंने आपको 5 एविडेंस दिए, बट अभी सबसे जबरदस्त एविडेंस बचा हुआ है जो कि पढ़ना है। कौन सा एविडेंस बच गया बेटा जी? प्लेंटोलॉजिकल स्टडीज, स्टडी ऑफ द फॉसिल। फॉसिल सारी बात खोल देगा यहाँ पे। तो हम उसमें कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे। आर्कियोपेट्रिक्स जो आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल है, तो हम उनकी बातें करेंगे आपके साथ में। तो एक एविडेंस और दूंगा अगले वीडियो में बेटा जी, मिसिंग लिंक बताऊंगा, कनेक्टिंग लिंक बताऊंगा, जिसके साथ बेटा जी फिर मेरी एविडेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और फिर हम बातें करेंगे कुछ थ्योरीज की, डार्विन साहब ने कौन सी थ्योरी दी, लमार्क ने क्या कहा, हम उनकी बातें करेंगे। ऐसे करके करके हम अपने काफ़ी हद तक हमने टॉपिक को कवर अप कर लिया है। आप प्लीज़ एनसीईआरटी बुक को पढ़ते रहना, कोई भी डाउट है तो मुझे बताते रहना, मैं उसकी बात कर लूँगा आपसे। चलिएगा।